पोस्ट कार्ड। मैं अपने ऊपर कठोर सेंसरशिप लगा रहा हूं। कई दिन बीत गए, लेकिन दर्शन शास्त्र के शिक्षक ने कोई जवाब नहीं दिया। कल गुरुवार था, 17 मई, नॉर्वे का राष्ट्रीय दिवस। 18 तारीख को भी स्कूल बंद रहेगा। जब वे स्कूल से घर लौट रहे थे तो जोआना ने अचानक कहा, चलो कैंपिंग पर चलते हैं। सोफी की तत्काल प्रतिक्रिया यह थी कि वह लंबे समय तक घर से बाहर नहीं रह सकती, लेकिन फिर उसने कहा, जरूर, क्यों नहीं। कुछ घंटों बाद जोआना एक बड़े बैग के साथ सोफी के दरवाजे पर पहुंची। सोफी ने भी अपना बैग पैक कर लिया था और उसके पास टेंट भी था। उन दोनों के पास बेडरोल और स्वेटर, ग्राउंड शीट और फ्लैशलाइट, बड़े आकार के थर्मस बॉटल और उनके पसंदीदा खाने की ढेर सारी चीजें थीं। जब सोफी की मां 5 बजे के आसपास घर पहुंची तो उसने उन्हें उपदेश दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसने यह भी जानने पर जोर दिया कि वे कहां शिविर लगाने जा रहे हैं। उन्होंने उसे बताया कि वे ग्राउज टॉप की ओर जाना चाहते हैं। हो सकता है कि वे अगली सुबह ग्राउज की प्रजनन पुकार सुनने के लिए भाग्यशाली हों। सोफी के मन में उस खास जगह को चुनने के पीछे एक छिपा हुआ मकसद था। उसने सोचा कि ग्राउज टॉप मेजर के केबिन के बहुत करीब होगा। कुछ उसे वहां वापस जाने के लिए उकसा रहा था, लेकिन वह अकेले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दोनों लड़कियां सोफी के बगीचे के गेट के ठीक बाहर एक छोटी सी गली से होकर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ीं। वे इधर उधर की बातें करती रहीं और सोफी को दर्शन शास्त्र से जुड़ी हर चीज से थोड़ा समय निकालकर आराम करने में मजा आया। 8 बजे तक उन्होंने ग्राउज टॉप के पास एक खुले मैदान में अपना तंबू गाड़ लिया था। उन्होंने रात के लिए खुद को तैयार कर लिया था और उनके बिस्तर बिछा दिए गए थे। जब उन्होंने अपना सैंडविच खा लिया तो सोफी ने पूछा, क्या आपने कभी मेजर के केबिन के बारे में सुना है? मेजर का केबिन? यहां पास ही जंगल में एक झोपड़ी है, एक छोटी सी झील के किनारे। वहां एक अजीब आदमी रहता था, एक मेजर, इसीलिए इसे मेजर का केबिन कहा जाता है। क्या अब वहां कोई रहता है? क्या आप जाकर देखना चाहेंगे? कहां है? सोफी ने पेड़ों के बीच की ओर इशारा किया। जोआना विशेष रूप से उत्सुक नहीं थी, लेकिन अंततः वे निकल पड़े। सूरज आसमान में नीचे था। वे पहले तो ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच से चले, लेकिन जल्द ही वे झाड़ियों और झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बनाते चले गए। आखिरकार वे एक रास्ते पर पहुंच गए। क्या यह वही रास्ता था जिस पर सोफी उस रविवार की सुबह चली थी? यह लगभग तुरंत ही हुआ होगा जब वह किसी चमकती हुई चीज की ओर इशारा कर सकी। रास्ते के दाईं ओर पेड़ों के बीच। यह वहां है, उसने कहा। वे जल्द ही छोटी झील के किनारे खड़े थे। सोफी ने केबिन को देखा। पानी के उस पार सभी खिड़कियां अब बंद हो चुकी थीं। लाल इमारत सबसे सुनसान जगह थी जो उसने सदियों से देखी थी। जोआना उसकी ओर मुड़ी। क्या हमें पानी पर चलना होगा? बिल्कुल नहीं, हम नाव चलाएंगे। सोफी ने नीचे सरकंडों की ओर इशारा किया। वहां नाव पड़ी थी, बिल्कुल पहले की तरह। क्या आप इससे पहले यहां आए हैं? सोफी ने अपना सिर हिलाया। अपनी पिछली यात्रा के बारे में उसे समझाना बहुत मुश्किल होगा, जटिल। और फिर उसे अपनी सहेली को अल्बर्टो नॉक्स और दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम के बारे में भी बताना होगा। वे पानी के पार नाव चलाते हुए हंसे और मजाक किया। जब वे पहुंचे, सोफी ने सुनिश्चित किया कि वे नाव को जमीन पर अच्छी तरह से खींच लें। वे सामने के दरवाजे पर चले गए। चूंकि केबिन में स्पष्ट रूप से कोई नहीं था, जोआना ने दरवाजे का हैंडल आजमाया। बंद है। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि यह खुला होगा, है ना? सोफी ने कहा। शायद हमें चाबी मिल जाए। वह पत्थर की नींव की दरारों में खोज करने लगी। ओह, चलो वापस तंबू में चलते हैं, कुछ मिनटों के बाद जोआना ने कहा। लेकिन तभी सोफी ने कहा, यह है, मुझे मिल गया। उसने विजयी भाव से चाबी उठाई। उसने उसे ताले में डाला और दरवाजा खुल गया। दोनों दोस्त चुपके से अंदर घुस गए, जैसे कि वे कोई आपराधिक काम करने वाले हों। खुला। केबिन में ठंड और अंधेरा था। जोआना ने कहा, हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सोफी ने यह सोच लिया था। उसने अपनी जेब से माचिस की डिब्बी निकाली और एक माचिस जलाई।
माचिस जलने से पहले उन्हें बस यह देखने का समय मिला कि केबिन खाली था। बुझ गया। सोफी ने एक और माचिस जलाई और इस बार उसे स्टोव के ऊपर लोहे की मोमबत्ती में मोमबत्ती का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उसने तीसरी माचिस से उसे जलाया और छोटा सा कमरा इतना उजाला हो गया कि वे चारों ओर देखने लगे। क्या यह अजीब बात नहीं है कि इतनी छोटी मोमबत्ती इतने अंधेरे को रोशन कर सकती है? सोफी, उसके दोस्त ने सिर हिलाया। लेकिन कहीं ना कहीं प्रकाश अंधेरे में गायब हो जाता है, सोफी ने कहा। वास्तव में अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, यह केवल प्रकाश की कमी है। जोआना कांप उठी। यह डरावना है, चलो चलें। तब तक नहीं जब तक हम शीशे में न देख लें। सोफी ने दराज के ऊपर लटके पीतल के दर्पण की ओर इशारा किया, जैसा कि पहले था। यह सचमुच बहुत सुंदर है, जोआना ने कहा। लेकिन यह एक जादुई दर्पण है। आईना, दीवार पर लगे आईने, इनमें सबसे सुंदर कौन है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं जोआना। मुझे यकीन है कि आप इसमें देख सकते हैं और दूसरी तरफ कुछ देख सकते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पहले कभी यहां नहीं आए हो? और मुझे हर समय डराना इतना मनोरंजक क्यों है? सोफी इसका उत्तर नहीं दे सकी। क्षमा मांगना। अब अचानक जोआना को कोने में फर्श पर पड़ी कोई चीज दिखी। यह एक छोटा सा बक्सा था। जोआना ने उसे उठा लिया। पोस्टकार्ड, उसने कहा। सोफी हाँफने लगी। उन्हें मत छुओ। क्या तुमने सुना? उन्हें छूने की हिम्मत मत करो। जोआना उछल पड़ी। उसने डिब्बा नीचे फेंक दिया जैसे कि उसने खुद को जला लिया हो। पोस्टकार्ड पूरे फर्श पर बिखरे पड़े थे। अगले ही पल वह हंसने लगी। वे केवल पोस्टकार्ड हैं। जोआना फर्श पर बैठ गई और उन्हें उठाने लगी। थोड़ी देर बाद सोफी उसके पास बैठ गई। लेबनान नहीं, लेबनान का है। लेबनान, इन सब पर लेबनान की पोस्टमार्क लगी है, जोआना ने खोजा। मुझे पता है, सोफी ने कहा। जोआना सीधी बैठ गई और सोफी की आंखों में देखने लगी। तो आप पहले भी यहां आ चुके हैं? हाँ, मुझे लगता है कि मैंने ऐसा किया है। अचानक उसे लगा कि अगर वह यह स्वीकार कर लेती कि वह पहले भी यहां आ चुकी है तो यह बहुत आसान होता। अगर वह अपनी दोस्त को पिछले कुछ दिनों में हुई रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बता देती तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। मैं यहां आने से पहले आपको यह नहीं बताना चाहता था। ये सभी पत्र हिल्डे मोलर नैग नामक किसी व्यक्ति को संबोधित हैं। जोआना ने कार्ड पढ़ना शुरू किया। सोफी ने अभी तक कार्ड को नहीं छुआ था। पता क्या है? जोआना ने पढ़ा। हिल्डे मोलर नैग, सीओ अल्बर्टो नॉक्स, लिलेसैंड, नॉर्वे। सोफी ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि वे कहेंगे सीईओ सोफी। अमुंडसेन। वह उनका और अधिक बारीकी से निरीक्षण करने लगी। 28 अप्रैल, 4 मई, 6 मई, 9 मई। कुछ दिन पहले उन पर मोहर लगाई गई थी। लेकिन कुछ और भी है। सभी डाक टिकट नॉर्वेजियन हैं। वो देखो, बटालियन टिकट भी नॉर्वेजियन हैं। संयुक्त राष्ट्र। मुझे लगता है कि वे इसी तरह काम करते हैं। उन्हें तटस्थ रहना पड़ता है, इसलिए वहां उनका अपना नॉर्वेजियन डाकघर है। लेकिन वे डाकघर कैसे पहुंचाते हैं? संभवतः वायुसेना। सोफी ने मोमबत्ती को फर्श पर रख दिया और दोनों मित्र कविता पढ़ने लगे। कार्ड। जोआना ने उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित किया और पहला कार्ड पढ़ा। प्रिय हिल्डे, मैं लिलेसैंड में घर आने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं केजेविक में उतरने की उम्मीद करती हूं, मिड्समर ईव की शाम को एयरपोर्ट पर। मैं आपके 15वें जन्मदिन के लिए समय पर पहुंचना चाहता था, लेकिन मैं निश्चित रूप से सैन्य कमान के अधीन हूं। इसकी भरपाई करने के लिए मैं वादा करता हूं कि मैं अपने जन्मदिन के लिए आपको मिलने वाले विशाल उपहार के लिए अपनी सारी प्यार भरी देखभाल समर्पित करूंगा। प्यार से, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जो हमेशा अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचता रहता है। पुनश्च मैं इस कार्ड की एक प्रति हमारे आपसी मित्र को भेज रहा हूं। मुझे पता है कि तुम समझती हो हिल्डे, इस समय मैं बहुत गुप्त रह रहा हूं, लेकिन तुम समझ जाओगी। सोफी ने अगला कार्ड उठाया। प्रिय हिल्डे, यहां हम एक दिन में एक दिन लेते हैं। अगर लेबनान में इन महीनों से मुझे एक चीज याद रहेगी
तो वह है यह सब इंतजार। लेकिन मैं वह कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं ताकि तुम्हारा 15वां जन्मदिन जितना संभव हो उतना शानदार हो। मैं इस समय और कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने ऊपर एक सख्त सेंसरशिप लगा रहा हूं। प्यार पापा। दोनों दोस्त उत्साह से बेदम होकर बैठे थे। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। वे बस कार्ड पर क्या लिखा था पढ़िए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सबसे ज्यादा यही चाहूंगा कि मैं तुम्हें एक सफेद कबूतर के जरिए अपने गुप्त विचार भेजूं। लेकिन लेबनान में सफेद कबूतर खत्म हो चुके हैं। अगर कुछ है तो इस युद्धग्रस्त देश को सफेद कबूतरों की जरूरत है। मैं प्रार्थना करता हूं कि संयुक्त राष्ट्र किसी दिन दुनिया में शांति स्थापित करने में सफल हो। पीएस कि शायद आपका जन्मदिन का तोहफा दूसरे लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है। जब मैं घर आऊंगा तो इस बारे में बात करूंगा। लेकिन आपको अभी भी नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, है ना? किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार जिसके पास हम दोनों के लिए सोचने के लिए बहुत समय है। जब उन्होंने 6 कार्ड पढ़ लिए तो केवल एक ही बचा था। इसमें लिखा था, प्रिय हिल्डे, मैं अब तुम्हारे जन्मदिन के लिए इन सभी रहस्यों से इतना भरा हुआ हूं कि मुझे दिन में कई बार खुद को घर पर फोन करने और पूरी बात को बर्बाद करने से रोकना पड़ता है। यह ऐसी चीज है जो बस बढ़ती ही जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई चीज बड़ी होती जाती है तो उसे अपने तक सीमित रखना मुश्किल होता है। पापा की तरफ से प्यार। पीएस, किसी दिन तुम सोफी नाम की लड़की से मिलोगे ताकि तुम दोनों को मिलने से पहले एक दूसरे के बारे में और जानने का मौका मिले। मैंने उसे उन सभी कार्डों की प्रतियां भेजना शुरू कर दिया है जो मैं तुम्हें भेजता हूं। मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही समझ जाएगी हिल्डे। अभी तक वह तुमसे ज्यादा कुछ नहीं जानती। उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम जोआना है। शायद साइट मदद कर सकती है। आखिरी कार्ड पढ़ने के बाद जोआना और सोफी एक दूसरे को घूरते हुए चुपचाप बैठी रहीं। जोआना ने सोफी की कलाई को कसकर पकड़ रखा था। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। तो मैं एल हूं। आखिरी कार्ड पर मुहर कब लगी थी? सोफी ने फिर से कार्ड की ओर देखा। 16 मई, उसने कहा। यह आज है। यह नहीं हो सकता, जोआना ने लगभग गुस्से से कहा। उन्होंने पोस्टमार्क की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं थी। 569। यह असंभव है, जोआना ने जोर देकर कहा। और मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि इसे किसने लिखा होगा। यह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमें जानता होगा। लेकिन उन्हें कैसे पता था कि हम इस खास दिन यहां आएंगे? जोआना उन दोनों में से ज्यादा डरी हुई थी। हिल्डे और उसके पिता के साथ व्यापार सोफी के लिए कोई नई बात नहीं थी। मुझे लगता है कि इसका पीतल के दर्पण से कुछ लेना देना है। जोआना फिर उछल पड़ी। आप वास्तव में यह नहीं सोचते कि कार्ड उसी क्षण दर्पण से बाहर फड़फड़ाते हुए आते हैं? क्या उन पर लेबनान में मुहर लगी है? क्या आपके पास कोई बेहतर स्पष्टीकरण है? नहीं। सोफी खड़ी हुई और उसने मंच पर लगे 2 चित्रों के सामने मोमबत्ती पकड़ ली। दीवार। जोआना आई और तस्वीरों को गौर से देखने लगी। बर्कले और बर्कले, इसका क्या मतलब है? मुझे पता नहीं है। मोमबत्ती लगभग जलकर राख हो गई थी। चलो चलें, जोआना ने कहा। चलो, हमें बस दर्पण अपने साथ ले जाना होगा। सोफी ने हाथ बढ़ाकर दराजों के ऊपर की दीवार पर लगे बड़े पीतल के दर्पण को हटा दिया। जोआना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सोफी नहीं रुकी। जब वे बाहर निकले तो मई की रात की तरह अंधेरा था। आसमान में इतनी रोशनी थी कि झाड़ियों और पेड़ों की स्पष्ट रूपरेखा दिखाई दे रही थी। छोटी झील आसमान के प्रतिबिंब की तरह उसके ऊपर फैली हुई थी। दोनों लड़कियां सोच विचार कर नाव चलाकर दूसरी तरफ चली गईं। तंबू की ओर लौटते समय उनमें से किसी ने भी ज्यादा बात नहीं की, लेकिन दोनों को पता था कि दूसरे लोग इस बारे में गहनता से सोच रहे थे कि उन्होंने क्या देखा था। कभी कभी कोई डरा हुआ पक्षी चौंक जाता था और 1-2 बार उन्हें उल्लू की आवाज सुनाई देती थी। जैसे ही वे टेंट में पहुंचे, वे अपने बिस्तरों में घुस गए। जोआना ने टेंट के अंदर दर्पण रखने से मना कर दिया। सोने से पहले वे इस बात पर सहमत हुए कि यह काफी डरावना था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह टेंट फ्लैप के ठीक बाहर था। सोफी ने पोस्टकार्ड भी ले लिए थे और उन्हें अपने बैकपैक की एक जेब में रख लिया था। अगली सुबह वे जल्दी उठे।
सोफी सबसे पहले उठी। उसने अपने जूते पहने और टेंट के बाहर चली गई। वहां घास में बड़ा दर्पण पड़ा था जो ओस से ढका हुआ था। सोफी ने अपने स्वेटर से ओस पोंछी और अपने प्रतिबिंब को निहारा। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही समय में खुद को ऊपर और नीचे दोनों तरफ देख रही हो। सौभाग्य से उसे लेबनान से कोई सुबह सुबह आया पोस्टकार्ड नहीं मिला। तंबू के पीछे की चौड़ी जगह के ऊपर सुबह की धुंध धीरे धीरे रुई के छोटे छोटे गुच्छों में बदल रही थी। छोटे छोटे पक्षी जोर जोर से चहचहा रहे थे, लेकिन सोफी न तो कोई शिकायत देख पा रही थी और न ही सुन पा रही थी। लड़कियों ने अतिरिक्त स्वेटर पहन लिए और टेंट के बाहर ही नाश्ता किया। उनकी बातचीत जल्द ही मेजर के केबिन और रहस्यमयी कार्डों की ओर मुड़ गई। नाश्ते के बाद उन्होंने टेंट समेटा और घर के लिए निकल पड़े। सोफी ने बड़ा दर्पण अपनी बांह के नीचे दबा रखा था। समय समय पर उसे आराम करना पड़ता था। जोआना ने उसे छूने से मना कर दिया। जैसे ही वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे, उन्होंने कुछ छिटपुट गोलियां सुनी। सोफी को याद आया कि हिल्डे के पिता ने युद्धग्रस्त लेबनान के बारे में क्या लिखा था, और उसे एहसास हुआ कि वह कितनी भाग्यशाली थी कि वह एक शांतिपूर्ण देश में पैदा हुई। उन्होंने जो गोलियां सुनी वे राष्ट्रीय अवकाश का जश्न मनाने वाले मासूम पटाखों से आई थीं। सोफी ने जोआना को एक कप हॉट चॉकलेट पीने के लिए अंदर बुलाया। उसकी मां यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि उन्हें आईना कहाँ मिला था। सोफी ने उसे बताया कि उन्हें यह मेजर के केबिन के बाहर मिला था, और उसकी मां ने कहानी दोहराई कि वहां कई सालों से कोई नहीं रहता था। जब जोआना चली गई तो सोफी ने लाल रंग की पोशाक पहन ली। नॉर्वे का बाकी राष्ट्रीय दिवस काफी सामान्य तरीके से बीता। शाम को टीवी न्यूज में दिखाया गया कि नॉर्वे की यूएन बटालियन ने लेबनान में किस तरह से इस दिन को मनाया। सोफी की आंखें स्क्रीन पर चिपकी हुई थीं। वह जिस आदमी को देख रही थी उनमें से एक हिल्डे का पिता हो सकता था। 17 मई को सोफी ने जो आखिरी काम किया वह था अपने कमरे की दीवार पर बड़ा सा आईना टांगना। अगली सुबह कमरे में एक नया भूरा लिफाफा था। उसने उसे तुरंत फाड़ दिया और पढ़ना शुरू कर दिया।